बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डेफर टैक्स की कैलकुलेशंस हम कर रहे थे। डेफर टैक्स की बेटा दो अप्रोचेज हैं, एक है बैलेंस शीट अप्रोच, एक है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बेटा उस वक्त यूज़ होती है जब बैलेंस शीट आइटम्स की FBR और IFRS की कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस गिवन नहीं होता। फिर हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। पास पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से आया, और वो कैसे पता चलेगा कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से है? डाटा जो है वो बैलेंस शीट का गिवन ही नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच इज यूज इन पेपर इफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस्ड डाटा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, we compare adjusted accounting profit with taxable profit to calculate deferred tax expense for the year। एक बात तो ये कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जो है वो डेफर्ड टैक्स में चेंज बताएगी। और कैसे बताएगी? हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट को, और अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। और ये CD नहीं देगा, क्या देगा? एक्सपेंस फॉर द ईयर देगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा या रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट एडजस्टेड कैसे बनता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस इनकम टैक्स एट सेपरेट रेट। ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। इसे कंपेयर करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट से। अब मेरे दोस्तों रूल क्या है? अगर एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है किससे? टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो इसका मतलब हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फ्यूचर में पे करेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स कम प्रॉफिट पे लगा, फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर अकाउंटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट लेस है टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की रिवर्सल करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। ये है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। मुश्किल नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन करेंगे पास पेपर का तो इंशाल्लाह फौरन हाथ में बात आ जाएगी। बिलाल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आया था बेटा स्प्रिंग 10 में था, क्वेश्चन नंबर 5 है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू 50 मिलियन। ओके हो गया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें, रिक्वायरमेंट देखें क्या मांग रहा है। जर्नल एंट्रीज भी मांग रहा है और रिकंसिलिएशन यानी नोट भी मांग रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखें, शाबाश जी बच्चों। क्या कहता है? बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू 50 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2009। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 50 मिलियन। बनाना क्या है? जर्नल एंट्रीज 2009 की बनानी है और नोट बनाना है। सबसे पहले आए करंट टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। करंट टैक्स कैलकुलेशंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 50 मिलियन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है, ऐड बैक कर दें 10। फिर क्या कह रहा है? टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी इज 7 मिलियन। ओन्ड कंपनी बाय द, ओन्ड बाय द कंपनी का मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन, इसमें लीज की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये 7 टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। A motor vehicle costing 8 million was taken on lease in 2009. Related clauses of the lease agreement are as follow. Annual installment of 0.3 million is payable annually in advance. The lease term and useful life is 4 years and 5 years respectively. The rate implicit in the lease is 13.701% per annum. Accounting depreciation on the leased vehicle is included in the depreciation referred to para 1 above. इस डेप्रिसिएशन में वो फिगर शामिल है। आइए लीज की कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले लीज पेमेंट्स देखते हैं। रेंटल देखें कितने हैं। मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए हमने मिलकर ही कैलकुलेशन करनी है। ज़्यादा हुआ तो हम
शेरोज से कैलकुलेशन करवा लेंगे। जी भाई, लीज पेमेंट्स पे चलते हैं। कितने रेंटल हैं? 4 रेंटल हैं, 0.3 के हैं। 0.3 इंटू 4 कितना बना? 0.12। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए पहला रेंटल एडवांस में है तो 0.3 इंटू 1 हो गया। ना शॉर्ट टर्म है, ना शॉर्ट लाइफ है, ना कैंसिलेबल का राइट है, तो ये बन गई लेसी के लिए मसाला बिरयानी। प्लस 0.3 है इंटू 1 माइनस 1 प्लस डिस्काउंट रेट देखिए, 13.701% है। डिवाइड कर दीजिए 0.13701, 3 रेंटल बाकी है, -3 हो जाएगा ओवर 0.13701। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ रही है 10 की। अब टेबल बना लेते हैं। लीज कब स्टार्ट हुई है? इन 2009 का मतलब साल का पहला दिन 1/1/9 हो गया। 1/1/9 पहला रेंटल 1/1/9, फिर 1/1/10, फिर 1/1/11, फिर 1/1/12। बैलेंस बनाएं 10 का। इंस्टॉलमेंट आपकी है 0.3, ये सारा प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट इसमें 13.701% है। 0.3 माइनस करें 9.7 आ गया। आगे चलें भाई। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 0.096 आ रहा है। 0.096 दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये 0.3 रहेगा। माइनस कीजिए ज़रा प्लीज़, 0.204। 0.204 प्रिंसिपल आपका रह जाएगा बेटा 0.7 में से 0.204 माइनस करके 0.496। अगले साल फिर इस पे ये रेट लगाएं, इंटरेस्ट आएगा आपके पास 0.068। 0.068 प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है 0.3। प्रिंसिपल बेटा आपका बनेगा 0.232। 0.496 में से 0.232 माइनस कर दीजिए, आपके पास 0.264 आएगा। 0.264 फिर इंटरेस्ट लीजिए आप 0.036। 0.036 इंस्टॉलमेंट 0.3 है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, फिगर आपके पास आएगी 0.264। 0.264 में से गया तो ये 0 बच गया। ये आपके लीज रेंटल्स हो गए। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, आए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ROU आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 10 पे किया। डेप्रिसिएशन के लिए आपकी जो भी फिगर आई होगी वो 10 डिवाइडेड बाय 4 आई होगी, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी 2.5 है, लेकिन ये ऑलरेडी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में शामिल है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ओके हो गया। अब बच्चों लीज रेंटल मैंने कितना पे किया चेक कीजिए। एडवांस में है तो 0.3 मैंने पे किया, वो मैं आउट कर दूंगा। मैंने इंटरेस्ट कितना इनकर किया है 0.096, जो अभी मैंने पे नहीं किया, इसलिए पेबल में भी आएगा 0.096। ओके हो गया बेटा। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें शामिल थी, इसलिए ऐड बैक नहीं किया। टैक्स डेप्रिसिएशन हो गई। R&D एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए हैं 15 मिलियन के, जो मैंने इनकर किए हैं वो मैं ऐड बैक कर दूंगा। अब देखूंगा टैक्स वाले क्या अलाउ कर रहे हैं। टैक्स वाले इसे अलाउ कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर टैक्स पर्पसेस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ इन 10 ईयर्स। अच्छा जी, मैंने 15 मिलियन में इनकर किए एंड बीइंग अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इसका मतलब मैं भी इसको 15 साल में एक्सपेंस में लिख रहा हूं, तो मैंने एक्सपेंस में लिखा 1, ये मैंने ऐड बैक कर दिया। फॉर टैक्स पर्पसेस R&D एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ इन 10 ईयर्स, लेकिन टैक्स वाले इसे 10 साल में अलाउ कर रहे हैं। हाउएवर 10% ऑफ दीज एक्सपेंसेस वर नॉट वेरीफिएबल एंड हैव नॉट बीन क्लेम्ड। इसका मतलब है 10% हमने इसमें से अलाउ करने के लिए इजाज़त नहीं दी, तो पहले 15 माइनस 15 का 10% 1.5 और फिर डिवाइड करूंगा इसे 10 से। चेक कर लीजिए कितना बना, 1.35 बनेगा जो मुझे अलाउ किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाएं बेटा, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 0.25 मिलियन वर डिसअलाउड इन 2006 में डिसअलाउ किए थे, ठीक है जी। आउट ऑफ दिस 0.15 वर अलाउड इन अपील ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसका मतलब मैंने अपील की हुई थी और मुझे उसमें से कितने अलाउ हो गए, 0.15। कितने अलाउ नहीं हुए, 0.1। याद रखिएगा, पुराने कोई डिसअलाउड हो, अपील चल रही हो तो हम टैक्स में नहीं जाएंगे, बस ये याद रखिएगा जो अलाउ हो जाएंगे अपील में वो नहीं लेने, जो अलाउ नहीं हुए इसका मतलब वो डिसअलाउड है। अगर वो डिसअलाउड हैं तो इस साल उन पर टैक्स लगा दिया गया, तो कितने डिसअलाउड हैं, 0.25 माइनस 0.15, 0.1। The company had initially expected that the full amount would be allowed but has decided not to file a further appeal। पहले हमने एक्सपेक्ट किया था कि सारे अलाउ हो जाएंगे, नहीं हुए तो जितने डिसअलाउ हैं बेटा वो करंट ईयर नहीं बल्कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होगी और वो 0.1 की हम एडजस्टमेंट पास कर दिया करेंगे। एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें, अपील की हुई है, अपील में से जो अलाउ हो गए उसको इग्नोर करना है, जो अलाउ नहीं हुए वो प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट होगी। तो 0.1 पे हमें टैक्स देना है कितना, 35%, और ये करंट टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। करंट टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए प्लीज, करंट टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए काइंडली। $52.45 इस पर टैक्स लगाइए 35%, देखिए कितना बना, 18.3575, 18.3575 ये हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस है। उसने एंट्रीज मांगी भी है, आइए करंट टैक्स एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं। करंट मार्कर मंगवाएं यार, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, कितने से, 18.3575, 18.3575 ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब बेटा अगर बात को आगे बढ़ाएं तो हमें क्या नज़र नहीं आएगा, हम देख रहे हैं कि हमें कहीं टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस की चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें हमारे पास लीज की अपनी तो अकाउंटिंग बेस है, लेकिन टैक्स वालों ने कितना अलाउ किया ये कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट की आइटम्स भी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स मौजूद हैं, बैलेंस शीट का ना एसेट है ना लायबिलिटीज़। तो अब हमें मजबूरी में कौन सी अप्रोच लगानी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के लिए हमें क्या चाहिए भाई, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के लिए हमें एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए, टैक्स बेस चाहिए। टैक्स बेस हमारे पास आ चुका है, हमने टैक्स बेस यानी टैक्स प्रॉफिट कितना लिया 52.45। अब हमने एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है,
ताकि हमें पता चल जाए कि टैक्सेबल है या डिडक्टिबल है। ठीक है, आए चलते हैं। देखिए ज़रा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जिसमें हमने कोई एडजस्टमेंट करनी हो, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट 50 है और यही एडजस्टेड है क्योंकि कोई आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, कोई आपके पास डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं है, कोई आपके पास डिफरेंट टैक्स आइटम नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट सेम हो गया, वो 50 हो गया। अब जरा देख लीजिए, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट 50 है, टैक्स लगा आपको ज्यादा प्रॉफिट पे, इसका मतलब फ्यूचर में आपको टैक्स लगेगा कम प्रॉफिट पे। अब ये बन गया आपका डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस अगर बन गया तो इसका मतलब है इस पर फ्यूचर में आपको टैक्स की सेविंग मिलेगी। ये बना है 2.45, 2.45 पे 35% लगा दीजिए, आपके पास डेफर्ड टैक्स चेंज आ जाएगी और डेफर्ड टैक्स चेंज आपके पास आई है 0.8575 और ये डेफर्ड टैक्स एसेट बना है 0.75, 35% ले रहा हूं भाई, 0.8575, 0.8575, 0.8575 और ये है डेफर्ड टैक्स एसेट। यानी डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट हुआ या डीटीएल डेबिट हुआ और आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। आई एंट्री पास कर देते हैं। डीटीएल डेबिट हुआ या डीटीए डेबिट हुआ और आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गया 0.8575 से, 0.8575 से। अब एक आइटम आपकी रह गई है प्रायर पीरियड की, उसकी एंट्री मैंने आपको बताया था पहले ही होती है, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और साथ आप लिखते हैं प्रायर पीरियड और करंट टैक्स एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, करंट टैक्स एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। 0.1 आपको अलाउ नहीं किया गया, इस पे 35% अगर आप देंगे तो ये 0.035 बनता है, 0.035 डेबिट, 0.035 क्रेडिट। ये जनरल एंट्रीज पास हो गई जो उसने ए पार्ट में पूछी हुई है। बी पार्ट में हमने रिकंसिलिएशन बनानी है तो उसके लिए भी बना लेते हैं। यहां पहले लिख लीजिए जनरल एंट्रीज, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, बिलाल, नवाज साहब को बुलाइएगा प्लीज, बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2009। नंबर इसका हमने दिया हुआ है 8। टैक्स एक्सपेंस 8.1, टैक्सेशन, करंट टैक्स एक्सपेंस 18.3575, फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना है, क्रेडिट हो रहा है तो पॉजिटिव लिखूंगा 0.8575, फिर करंट टैक्स प्रायर पीरियड 0.035, ये पॉजिटिव नहीं जी, ये एक्सपेंस है तो ये नेगेटिव। नेट कीजिए प्लीज, नेट कीजिए काइंडली।
ये बन गया 17.535, 17.535। अब बनानी है इसकी रिकॉन्सिलिएशन। 8.2 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ PBT एंड टैक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 50, टैक्स रेट एट 35%, टैक्स ऑन अबव लगाएं जी 16.5 ब्रैकेट में। अब क्वेश्चन में देखें मज़ीद कौन सी आइटम है। कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं, डिसअलाउड है नहीं, करंट टैक्स प्रायर पीरियड है जी है। ये 17.5 है बेटा, 16.5 नहीं है। ये एज इट इज़ इधर आ जाएगा। क्या लिखूंगा? करंट टैक्स प्रायर पीरियड 0.035, इस पे भी ब्रैकेट लगा दीजिए, जमा कीजिए 17.535, ये ओके हो गया। कॉपी कीजिए, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। कॉपी करें ध्यान से। यहाँ ये लिख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स की बेस पर आपने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कैलकुलेट की है। ख्याल रखिएगा बच्चों अपना। अल्लाह हाफिज़।